हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कई दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। अब संभावना है निरंतर मुलाकात होती रहेगी एक निश्चित समय पर। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लेट आने का कारण ये भी था कि कोर्स में कुछ तब्दीली चल रही थी। 2020 का मैक्सिमम समय कोविड-19 के कारण से बर्बाद हो चुका है, लगभग 4-5-6 महीने। और हम निरंतर अवश्य अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से कोर्स को हम लोग अभी दायरे में ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में चर्चा थी 30% कोर्स कम करने की, वैसे ही यूपी बोर्ड ने भी उसी तर्ज पर 30% कोर्स कम कर दिया और लगभग हर एक चैप्टरों से कुछ पार्ट्स को, कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में भी, दोनों में एक ही तरह से चेंज हुआ है। तो उसमें आपको फर्स्ट पार्ट का जो मेटलर्जी थी, धातु निष्कर्षण, तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत एवं प्रक्रम था, वो चैप्टर फर्स्ट पार्ट से हटाया गया है। और सेकेंड पार्ट से जो लास्ट का दोनों चैप्टर है, एक है बहुलक और दूसरा है दैनिक जीवन में रसायन, इन दोनों चैप्टरों को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है और हर एक चैप्टर से कुछ टॉपिक को काटा गया है, उसकी चर्चा हम करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक खास बात यह भी है कि जो आपको एक कोर्स से हटा दिया गया है 2020-21 में, जो 21 में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होंगे, नीट का पेपर होगा, आप आईआईटी मेंस का पेपर देने के लिए जाओगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो वो 30% कोर्स 2021 में नहीं आने वाला है। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ये अच्छा है। तो जितना आप पढ़ोगे उसी में से आगे कंपटीशन में भी पूछा जाना है। तो मन लगा करके पूरे तन्मयता के साथ पढ़ें। अभी भी लग जाएंगे तो आसानी से दिसंबर जनवरी मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज तक आप 3 चैप्टर पढ़ चुके हो, तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। पहला चैप्टर जो सॉलिड स्टेट पढ़ाया गया है और दूसरा विनयन। तो सॉलिड स्टेट में आप कलम और कॉपी लेकर के बैठोगे, उसमें देखोगे जो हम बताएंगे उस पर आप ट्रिक लगा लेंगे, क्या नहीं आपको पढ़ना है इसमें। तो सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में जो चुंबकीय व विद्युतीय प्रकृति थी, जो आप चालक, अचालक और अर्धचालक पढ़े हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, उसको नहीं पढ़ना है। बैंड थियरी एक बताई गई थी, चालकता का बैंड सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पर आधारित थी, उसको, उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। जो बैंड अंतराल वगैरह आप पढ़े थे। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर से क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको विद्युतीय व चुंबकीय प्रकृति, आप चालक, अचालक, अर्धचालक पढ़े थे, नहीं पढ़ना है। बैंड थियरी पढ़े थे, नहीं पढ़ना है। एन टाइप, पी टाइप बाह्य अर्धचालक पढ़े थे, ये नहीं पढ़ना है। फिर दूसरे चैप्टर में सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन में अब सामान्य अणुभार नहीं पढ़ना है और 2 टॉपिक इसमें से हटाया है। एक एबनॉर्मल मास है, अब सामान्य अणुभार, और एक हटाया है उसमें से वान हाफ गुणांक, बड़ा छोटा सा प्यारा टॉपिक था, तो आपको वान हाफ गुणांक नहीं पढ़ना है। तीसरे चैप्टर में जो आप पढ़ रहे थे, तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन, विद्युत रसायन में से क्या आपको नहीं पढ़ना है, विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे का नियम था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर इसमें से शुष्क सेल, विद्युत अपघटनी सेल, आपको इसमें से गैल्वेनिक सेल और सीसा संचायक सेल और संचारण और ईंधन सेल, ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि पूरे चैप्टर का हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि जो चैप्टर पढ़ाते जाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि क्या आपको पढ़ना है, क्या पहले था उसमें से 30% में से क्या निकाला गया है। हम हर एक चैप्टर की बात आपको बताते जाएंगे। चूंकि नहीं पढ़े हैं तो उसको एक जगह नोट करने का कोई मतलब है नहीं। तो हम हर एक चैप्टर की बात आपको बताते जाएंगे कि आपको ये पढ़ना था पहले के कोर्स में, क्या आपके लिए हटा दिया गया है। तो इसमें विद्युत रसायन में विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे का नियम था, 2 नियम था, शुष्क सेल, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल, सीसा संचायक सेल और क्या संचारण या कलुषण बोला जाता था, जो जंग वगैरह लगता था, जंग लगता है लोहे पर, इसको आपको नहीं पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, हम
आज विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चौथा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। 3 टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया था। आपको डेनियल सेल की संरचना बताई गई थी, आपको एक पूरा वीडियो बना था साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज बड़ा महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कैसे वर्क करता है, क्या उसका काम होता है डेनियल सेल में, गैल्वेनिक सेल में, उस पर चर्चा किया गया था। तो आज हम चौथा वीडियो अपलोड कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, इस चैप्टर का समझ जाओ एकदम हार्ट है, नर्स इक्वेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम देखें तो इसमें नर्स इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चौथा वीडियो अपलोड होगा। देखिए तो इसमें सेल विभव ई सेल तथा ई स्टैंडर्ड सेल में संबंध। ई सेल सेल विभव है या इसको ईएमएफ भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ई स्टैंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पीछे चर्चा करें किए हैं। फिर ई स्टैंडर्ड सेल मानक सेल विभव है, जो ई स्टैंडर्ड आर माइनस ई स्टैंडर्ड एल से निकाला जाता है। ई आर माइनस ई एल से हम पीछे बताए भी हैं, फिर आपको बताएंगे। तो ई सेल और ई स्टैंडर्ड सेल में संबंध, सेल विभव और मानक सेल विभव में संबंध, इसको नर्स इक्वेशन भी बोला जाता है। नर्स इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। नर्स ने ई सेल और ई स्टैंडर्ड सेल में संबंध की व्याख्या करने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया, उसी को नर्स इक्वेशन बोला जाता है। क्या समीकरण है आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT upon NF log डिस्टेंस, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सक्रिय द्रव्यमान जब निकालते हैं तो सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं कि मोल प्रति लीटर सांद्रता रख दिया जाता है। तो उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान हमेशा रखा जाए। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसमें औपचारिक अवस्था बटा ऑक्सीकृत अवस्था भी लिखा जाता है। कोई समीकरण है उसमें औपचारिक अवस्था क्या है और ऑक्सीकृत अवस्था क्या है उसको लिख दिया जाता है। कोई मेटल अगर है, M कोई है और मेटल M2 पॉजिटिव है या N पॉजिटिव, यहां पे आप ले लो, कोई संख्या निश्चित नहीं है, Al रहेगा तो Al3 पॉजिटिव, Na रहेगा तो 1 पॉजिटिव, Mg रहेगा तो 2 पॉजिटिव। हम एक नॉर्मल M मेटल है, N चार्ज है, तो इस ये चेंज हो रहा है M में, औपचारिक हो रहा है ये। तो यहाँ पे N पॉजिटिव है, इधर कोई चार्ज नहीं, कैसे बराबर होगा, इसमें हम N इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। N इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो ये धनावेश को ऋणावेश उदासीन कर देगा, M केवल बचेगा। इसके लिए अगर नर्स इक्वेशन लिखना होगा तो इसके लिए हम लिखेंगे ई सेल सेल विभव या मानक सेल विभव बोला जाता है बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log डिस्टेंस, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। इसमें अब उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान क्या है, उत्पाद तो यहां पे M है, M हो गया इसका सक्रिय द्रव्यमान बटा में M के पावर प्लस इसका सक्रिय द्रव्यमान। अगर कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है और उसका कंसंट्रेशन अगर नहीं दिया है तो उसको आप सॉलिड स्टेट में मेटल रहेगा तो उसका कंसंट्रेशन 1 होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो 1 upon M to the power plus। ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT upon NF log डिस्टेंस 1 upon M to the power plus। आ रही बात समझ में, कोई मेटल रहेगा, कंसंट्रेशन उसका नहीं दिया है तो ऐसे ही आप कर दोगे। इसका औपचारिक अवस्था बटा ऑक्सीकृत अवस्था है, यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन चार्ज वगैरह नहीं है तो उसकी सांद्रता 1 हो गया। अब इसमें देखो ई सेल सेल विभव या ईएमएफ है, ये सेल विभव है, सेल विभव या
EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF है। ई स्टैंडर्ड सेल मानक सेल विभव है, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव यानी कि ई स्टैंडर्ड R माइनस ई स्टैंडर्ड L, ई कैथोड माइनस ई एनोड, पीछे आप पढ़े हो, निकाले हैं हम स्टैंडर्ड, तो इसमें मानक सेल विभव है जो कि ई स्टैंडर्ड R माइनस ई स्टैंडर्ड L से निकलेगा। R जो है गैस नियतांक है, गैस नियतांक 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। T परम ताप है, परम ताप एक बात और जानो, यहां पे ई स्टैंडर्ड चूंकि मानक सेल विभव है तो मानक ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बोला जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 298 केल्विन, 298 केल्विन हमेशा रखा जाएगा। F फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक, इसकी वैल्यू 96,500 कूलाम प्रति मोल है। और N सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। आ रही बात समझ में? इसमें कैसे निकलेगा सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, अभी हम आपको सवाल बताएंगे तो बताएंगे, या पीछे वाला वीडियो आप देखोगे उसमें हम बताएंगे। जनरल थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपको आना चाहिए। नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल बराबर नर्स्ट के द्वारा, जर्मन वैज्ञानिक नर्स्ट के द्वारा दिया गया है। ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT/NF log डिस्टेंस, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, अपचयित अवस्था बटा अक्षीकृत अवस्था। या अगर किसी मेटल के लिए लें कोई ये इक्वेशन अगर है तो अगर सांद्रता नहीं दिया है मेटल का सॉलिड स्टेट में ऑक्सीडेशन, उसका सांद्रता 1 होगा तो 1/m² होगा, सब दिखाया गया है। ई सेल सेल विभव या EMF है, ई स्टैंडर्ड सेल मानक सेल विभव ER माइनस EF, ई कैथोड माइनस ई एनोड है। गैस नियतांक, T परम ताप है, N सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, F फैराडे नियतांक 96,500। आ रही बात समझ? अब देखो अगर हम RT और F की वैल्यू रख दें तो क्या समीकरण ये नर्स्ट का इक्वेशन बन के आएगा, इसको मिटा दे। आप रोक करके और सब नोट करते जाइएगा, एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है इसका। देखो इसमें देखिए अगर RT और F की वैल्यू हम रख दें, पीछे आप देखे हो हम रखे हैं, तो RT F की वैल्यू अगर रख देंगे तो क्या होगा, ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303, R की वैल्यू 8.314 रखें, T की वैल्यू 298, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर दो अपॉन N सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और F फैराडे नियतांक है 96,500 लॉग वेस्टर्न, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान, P फॉर प्रोडक्ट है, R फॉर रिएक्टेंट, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। अब देखो इसको अगर रख दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा समीकरण आ जाएगा। कोई समीकरण आएगा, कोई प्रश्न अगर पूछा जाएगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें क्या लिख दोगे, देखो ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 0.059 अपॉन N लॉग वेस्टर्न, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान, P फॉर प्रोडक्ट है, R फॉर रिएक्टेंट, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान रख दोगे आ जाएगा। RTF की वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन रखना कोई आवश्यक नहीं, आप रख करके सीधे ये समीकरण आपको मालूम रहेगा। समीकरण ये मालूम रहेगा तो आसानी से आप कोई प्रश्न रहेगा उसको सॉल्व करोगे। इसमें RTF की वैल्यू रखोगे, इसको सॉल्व करोगे 0.059 अपॉन N आएगा।
सेल अभिक्रिया कैसे निकालेंगे, अभी आगे प्रश्न बताते हैं, उसमें आपको बताएंगे कि सेल अभिक्रिया कैसे निकालेंगे। आगे बात समझिए। नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 आरटी अपॉन एनएफ लॉग डिस्टेंस, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, आर गैस नियतांक 8.314 टी परम ताप, स्टैंडर्ड टेंपरेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 298 केल्विन हो गया, एन सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एफ फैराडे नियतांक है, मान रख करके और पुट। आगे बात समझ में, सवाल देखा जाए इसमें। आप जानते हो, आप गैल्वेनिक सेल बनाना जानते हैं, हम समीकरण देकर के बताए थे कि कैसे गैल्वेनिक सेल बनाएंगे, गैल्वेनिक सेल दिया रहेगा कैसे हम समीकरण बनाएंगे, ये सब आपको बताए गए हैं। हम देखते हैं आगे सवाल देखा जाए। देखिए देखिए इसको मिटाते हैं। दिया है कि 298 केल्विन ताप पर निम्न सेल के सेल विभव या ईएमएफ की गणना की। नेक्स्ट इक्वेशन पर आधारित सवाल है। 298 केल्विन क्वेश्चन, 298 केल्विन ताप पर निम्न सेल के सेल विभव ई सेल या ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना करना है। 298 केल्विन ताप दे दिया है, देखो प्रश्न दिया है Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn2 पॉजिटिव, ये साल्ट ब्रिज लगा दिया गया। एक बात यहां पे कंसंट्रेशन भी दिया रहेगा जो आयनिक स्टेट में रहेगा 0.1, साल्ट ब्रिज Sn2 पॉजिटिव 0.0001, कोई बात नहीं, अगर दे देगा तो m दिया है तो अच्छा है, नहीं दिया है तो भी जान जाओ कि मोलर सांद्रता ही है, कन्वर्ट्स इनटू ऐसे। इसमें और क्या दिया रहेगा, ई स्टैंडर्ड Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Zn दिया हुआ है -0.76 वोल्ट, ई स्टैंडर्ड Sn2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Sn बराबर -0.14 वोल्ट, ऐसे दिया हुआ। आपसे ईएमएफ पूछ रहा है, देखो क्या करोगे इसमें। एक बात जानो, अभी इसमें पूछ देता है कि कौन एनोड है कौन प्लेट कैथोड है। ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड होती है। ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का जुटना अपचयन है। धनावेश अगर बढ़ रहा है, अभिकारक की तरफ कोई धनावेश नहीं है, उत्पाद की तरफ एक धनावेश हो गया यानी कि ऑक्सीकृत हो गया। अभिकारक की तरफ 3 धनावेश है, उत्पाद की तरफ 2 धनावेश हो गया, धनावेश की संख्या घट गई, अपचयन हो गया। यहां पे हम देखें तो इधर Zn है, इधर Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ये एनोड प्लेट है। पूछा नहीं है, अगर पूछ सकता है ये एनोड है। एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, और Sn2 पॉजिटिव 2 धनावेश से 0 हो रहा है, कोई आवेश नहीं है, घट रहा है, यानी कि कैथोड है। कैथोड पर अपचयन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। आगे बात समझ में, आवश्यकता होती तो लिखा जाता। इसमें और क्या दिया है, आर की वैल्यू दिया है कितना, 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मिनट। टी 298 केल्विन, फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम प्रति मिनट। ठीक है, और क्या चाहिए, एन हम निकालेंगे, एन निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा। अब देखो सॉल्व करें इसको, इतना दिया है आपको। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सेल अभिक्रिया पहले लिखें तो अर्ध सेल, 2 अर्ध सेल अभिक्रिया है, मिलकर के एक सेल गैल्वेनिक सेल का निर्माण कर रहा है। तो पहला अर्ध सेल अभिक्रिया Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn2 पॉजिटिव, Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn2 पॉजिटिव। कैसे अर्ध सेल अभिक्रिया संतुलित लिखा जाता है, एक Zn इधर एक Zn इधर, इधर कोई आवेश नहीं है, इधर 2 धनावेश है, क्या कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो, समीकरण 1 संतुलित हो गया।
आ रही बात समझ में? दूसरा काम आप करोगे, यहां इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, हो सकता है मैं दिख रहा हूं। Zn converts into Zn to पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो। इधर संतुलित करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न दिया रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, समीकरण एक संतुलित हो गया। दूसरा Sn2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Sn। क्या करते हैं, इधर इधर कोई आवेश नहीं, इधर 2 धनावेश है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, समीकरण 2 संतुलित हो गया। 2 अर्धसेल अभिक्रिया हो गया। 2 अर्धसेल मिलेगा तो एक सेल का निर्माण होगा, एक पे ऑक्सीकरण एक पे अपचयन। ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड और अपचयन की क्रिया कैथोड पर। दोनों को जोड़ दो तो सेल अभिक्रिया आ जाए। यहां पे संयोग है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2-2 आया है। एक में हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन होता, तब क्या करते हैं, तो हम दोनों इक्वेशनों में ऐसी संख्या से गुणा करते कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। इलेक्ट्रॉन बराबर होगा उसके बाद ही जोड़ करके इलेक्ट्रॉन जितना दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉन बराबर रहेगा तो एक में दाहिने पक्ष में एक में बाएं पक्ष में, दोनों को जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। वही n की वैल्यू जोड़ दें, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। आगे सेल अभिक्रिया Zn प्लस Sn2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस Sn। n की वैल्यू सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई, सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। कट करके यही 2 इलेक्ट्रॉन कटाए। अगर यहां पे 6 होता तो 6, n की वैल्यू 6 हो जाती। मान रखें आप। देखिए अब नष्ट समीकरण से, नष्ट इक्वेशन से क्या होगा, सीधे हम RTF की वैल्यू रख करके एक समीकरण निकाले हैं, उसी को सीधे रखते हैं, 2-3 स्टेप बढ़ जाएगा। E सेल बराबर E स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10। उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। उत्पाद देखिए यहां पे उत्पाद ये है, अभिकारक ये है। कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव इनटू Sn अपॉन Zn इनटू Sn2 पॉजिटिव। आगे बात समझ में? RTF की वैल्यू आप रखते तो यही समीकरण बनकर मिल करके आता। अब E स्टैंडर्ड सेल का मान कैसे निकलेगा? इधर का मिटा रहे हैं, इधर का मिटा रहे हैं। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, यहीं पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। E स्टैंडर्ड की वैल्यू देखिए, E स्टैंडर्ड सेल कैसे निकलेगा? E स्टैंडर्ड R माइनस E स्टैंडर्ड L, या E कैथोड माइनस E एनोड से, या ER यानी कि राइट साइड में जो है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से लेफ्ट साइड वाले को घटा दो। तो ER कितना है राइट साइड वाले में, कितना है माइनस 0.14 वोल्ट है, माइनस 0.76 वोल्ट है, बराबर प्लस 0.62 वोल्ट आ गया। E स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू रख दो आप, आ गया प्लस 0.62 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10। Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता कितनी? 0.2। Sn नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है, सॉलिड स्टेट में है 1, Zn 1 होगा। और Sn2 पॉजिटिव का कितना है? इसको हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 स्थान दाहिनी तरफ जाएगा, 10⁻³ सीधे लिख रहे हैं, 10⁻³ 10⁻1 होगा, ये ऊपर जाएगा प्लस 0.62 माइनस, इसको क्या करते हैं 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10। क्या हो गया? 10⁻1 है, 10⁻³ है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। ये अब क्या होगा? ये log बेस 10 के पावर x बराबर x log बेस 10 होता है,
तो यहां पे क्या कर दोगे आप, यहां ये पहले चला आएगा, ये देखो ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे 10⁻² हो गया। अब इसमें क्या कर दो, प्लस 0.62 माइनस 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 log base 10 log base 10 इज इक्वल टू 1 होता है, यहां से ये कैंसिल हो गया, log base 10 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब क्या करो, इसमें से आप घटा दो, आ गया, हो गया 1, 11 में से 5 गया 6 और 0.56 मोल इतना आ गया। ठीक है, क्या किया एक बार फिर से देखो, दिया था 298 केल्विन पर निम्न सेल के ई सेल या ईएमएफ की गणना कीजिए। इसमें ईएमएफ कैसे निकलेगा, दे दिया था Zn कन्वर्ट्स टू Zn2 पॉजिटिव 0.1 m मोलरता दिया है, फिर सॉल्वेंट है Sn2 पॉजिटिव 0.001 m Sn, ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर, अपचयन की क्रिया कैथोड पर। इसका अपचयन विभव दिया हुआ है दोनों का और सेल का। अब हम क्या किए हैं, RTF की वैल्यू भी दिया हुआ था, उसको आवश्यक नहीं था क्योंकि हमको RTF की वैल्यू जब रख करके निकालते हैं तो इक्वेशन हमको मालूम है, लास्ट इक्वेशन 0.059 उसके जगह पे हो जाता है। यहाँ पे अब क्या करोगे, हम ई स्टैंडर्ड निकाल लिए हैं, ई स्टैंडर्ड R माइनस ई स्टैंडर्ड L, राइट साइड में ये है, लेफ्ट साइड में ये है, तो ई स्टैंडर्ड R, SN वाला R है तो इसको हम राइट साइड में रख दिए हैं और इसको लेफ्ट साइड वाला है, इसको रख करके मान निकाल दिया गया है। सेल अभिक्रिया कैसे निकाले हैं, पहले और सेल अभिक्रिया लिख करके संतुलित कर लिए हैं। Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn2 पॉजिटिव, Sn2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Sn। अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर कैंसिल हो गया, सेल अभिक्रिया आ गई ये, और सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। संयोग है, दोनों में 2 2 है, एक में 2 होता है, एक में 3 होता, तो एक समीकरण में 2 का एक समीकरण में 3 से गुणा करके फिर बराबर करते तो n की वैल्यू 6 आती। अब उसके बाद Zn2 पॉजिटिव, यहां पे सांद्रता दिया है, Zn2 पॉजिटिव का 0.1 है, ये m है, मोलरिटी दिया है, मोलरिटी 1 m है, फिर सांद्रता, फिर Sn का कुछ नहीं दिया है, Sn का कुछ नहीं दिया है तो 1 रख दिया गया है, Zn का कुछ नहीं दिया है तो 1 रख दिया गया है, Sn2 पॉजिटिव का 10⁻³ दिया है, 10⁻³ मान रख करके सॉल्व कर लोगे, एकदम आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित है कि ईएमएफ पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, निश्चित सेल विभव या विद्युत वाहक बल का भी पूछेगा कि आप निकालिए, कर लेंगे। एक प्रश्न और, एक प्रश्न किया जाए, देखिए दिया हुआ है, मिटाते हैं इसको, निम्न सेल के, आप पीछे करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्रश्न को जरूर। निम्न सेल के 298 केल्विन पर इसमें भी सेल विभव निकालना है। देखिए mg कन्वर्ट्स इनटू mg2 पॉजिटिव, इसमें दिया हुआ है 0.1, सॉल्वेंट है 0.1 m दिया है, मोलरता है, और Ag1 पॉजिटिव 0. ऐसे ही दिया हुआ है, m कन्वर्ट्स इनटू, इसमें E स्टैंडर्ड Mg2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Mg की वैल्यू दिया है, और E स्टैंडर्ड Ag1 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Ag की वैल्यू दिया रहेगा आपको, इसकी वैल्यू प्लस 0.8 और इसका -2.37, इतना। R की वैल्यू 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल है, T की वैल्यू 298 केल्विन, नहीं भी दिया है, अब दिया है प्रश्न में। F की वैल्यू 96,500 कूलम तक। सॉल्व कर लोगे आप, सॉल्व करके, और इसको आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आंसर डालिएगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग आप प्रयास करो कि प्रश्न
को आप समझिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और प्रश्न को जल्दी से लगा करके और कमेंट बॉक्स में तुरंत शेयर करो। आशा करते हैं आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नर्स एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।